नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों के बाद आज एक बार फिर से सहारा की बड़ी खबर लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आपको मालूम होगा कि सितंबर 2023 में हम लोगों ने जो जनता की अदालत लगाई थी, उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो सुशांत और दिशा का था, जिसको हम लोग लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था सहारा के निवेशकों का। और उसके बाद से सरकार एक्टिव हुई, मोमेंटम पकड़ा, इन्वेस्टिगेशंस ऑन हुए, अदालत में कई बार हाजिरी लगी। अभी कुछ दिन पहले तक ये बात हुई कि सहारा ग्रुप ने 10,000 करोड़ रुपए जो बकाया था, उसको देने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है और 6,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट जमा हो गया है, तो बाकी जमा हो गया है। कोई खबर नहीं आई कि पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अदालत में भी कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आरटीआई भी लोगों ने लगाया, लेकिन आरटीआई का भी जवाब नहीं आया। लोग निराश हो रहे थे, सरकार से निराश हो रहे थे, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव मंत्री भी हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी नाराजगी हो रही थी। लेकिन अब लोगों को यह लगने लगा है कि सरकार आर पार की स्थिति में है। असल में देरी क्यों हो रही थी? देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि सहारा ने इस तरह से उलझा के रखा है, कम से कम कागजों के मामले में, तो कानून को भी अपना रास्ता तलाश करना पड़ रहा है। कैसे सहारा तक पहुंचे? मतलब इतना बड़ा स्कैम दिख रहा है जो सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी 5,000 करोड़ रुपया किसी प्रकार से लेकर के देने की बात हुई। छोटे छोटे निवेशकों को, जिसका 5,000 10,000 रुपए था, उनको कुछ पैसे मिले भी। लेकिन जिनके लाखों रुपए हैं, जिनके करोड़ों रुपए हैं, जो पूरी तरह से उसी पैसे पर आश्रित हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मौतें हुई हैं इस देश में। और सबसे बुरी हालत में सहारा में जो कार्यरत एजेंट थे, जिसको आप फील्ड वर्कर कहते हैं, उनकी दुर्दशा तो देखी नहीं जा रही है। आप यूं समझिए कि जो निवेशक थे उन्होंने निवेश कर दिया, लेकिन निवेशक सहारा पर डिपेंडेंट नहीं थे। निवेशकों ने अपना पैसा लगा दिया, उनको उम्मीद थी कि हमें यह पैसा मिलेगा, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा। नहीं हुआ तो निवेशक तो थोड़ा बहुत हिम्मत कर भी रहे हैं, जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वो फील्ड वर्कर जो लाखों की संख्या में हैं, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जो निवेशकों से पैसा लेते थे, निवेश कराते थे कंपनी में, उनकी साख गई, उनका खुद का पैसा गया, और जो उनको कमीशन के रूप में उन्हें मिलना था, वो पैसा भी उन्होंने कंपनी में लगा दिया। तो उनका वो पैसा भी जो कमाई थी वो भी बर्बाद हुई, और जिनका निवेश उन्होंने कराया, उनकी बद्दुआ, उनसे लाइव थ्रेट, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये निर्लज्ज प्रबंधन हवाला दे रही है सरकार का, कोर्ट का, सेबी का, ये घुमा रही है। सच्चाई ये है कि इनको पैसे देने की नीयत इनमें अब नहीं है। अब ये स्पष्ट हो गया है। अभी 2 दिन पहले ईडी ने कुछ चार्जशीट फाइल किया है। क्या चार्जशीट फाइल किया है, कहां किया है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागेंद्र कुशवाहा, नागेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं अशोक राम जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अशोक जी। और संजय नायक जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन अशोक जी, क्या ये जो आपका नाम आ रहा है नागेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ, तो आप अपना नाम बदल लें, या आप प्रभात बदल दें इनका नाम। हाँ हाँ, अशोक जी। हाँ, संजय जी को भी ले लीजिए स्क्रीन पे। और आज मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है अशोक जी कि जी सर, बड़ी गंभीरता से और बड़ी शिद्दत से आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। उस वक्त भी खड़ा था, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा।
आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन आज मुझे बहुत एक तो खुशी हो रही है, जिस सरकार को हम लोगों ने जगाने की कोशिश की, वो जगी हुई थी, ये बात तो तय हो गई है। धीरे-धीरे हो रहा है मामला। हालाँकि मैं जानता हूँ कि निवेशक बहुत नाराज़ थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार चाहे तो आधे घंटे में कर देगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अभी झारखंड में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन झारखंड में भी जितनी सरकार कर सकती है की, लेकिन ये मामला चूँकि केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को सारा कुछ करना है, तो केंद्र सरकार अब धीरे-धीरे बहुत एक्शन में है। केंद्र सरकार का क्या एक्शन हुआ है अशोक जी? अब इस पर आप प्रकाश डालिए ज़रा-सा। जी जी सर, नमस्कार। आपके नमस्कार। क्यू वाइब के जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए सर, ये सहारा इंडिया का जो मामला है, ये देश का एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। आप देखे होंगे कि विगत 3-4 वर्षों से ये मामला जो है बहुत हाईलाइट रहा, बहुत ज्यादा हाईलाइट। मामले की जो उत्पत्ति हुई थी, हालांकि वो 10-12 वर्ष पहले हो चुकी थी, हम लोग उस बात को नहीं समझ पाए थे। लेकिन 3-4 साल पहले जो है, जिस तरह से सामने निकल करके आई, तो हमको लगता है कि आज के डेट में पूरे देश को पता है कि सहारा इंडिया का मामला क्या है। तो सहारा इंडिया का जो मामला है आज के डेट में एक बहुत बड़ी बड़ी बोला जाए उसको, हमको लगता है कि देश की आधी आबादी जो है इससे प्रभावित है। और आज से आप देखे होंगे कि बहुत सारे संगठन 3-4 साल पहले से सहारा पीड़ितों की लड़ाई को लेकर के बार बार बहुत अन्य मतलब क्या बोले, तमाम मंचों के माध्यम से धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट लीगल के माध्यम से इसको बढ़ाने का जो है काम संगठन के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जितनी उपलब्धि हमको मिलनी चाहिए, मैं किसी व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी हमको उपलब्धि मिलना चाहिए इसमें उस तरह से हासिल नहीं हुआ। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थितियां देखेंगे तब बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ है सामने जो है दिखने को आया 1 साल 2 साल के अंदर। पहले आप 1 साल 2 साल पहले देखें तो आप केंद्र की जो हमारी सरकार है, सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इस मामला को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से 5,000 करोड़ रिलीज कराने में भी कामयाब होते हैं। और अभी 2 साल में पैसा बटा भी, अब तो लगभग लग रहा है कि पोर्टल से पैसा नहीं है, खत्म भी हो गया। और इसके बाद अभी जो 1-2 दिन का न्यूज देख रहे हैं कि जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा का चुनाव के तुरंत खत्म होने के बाद ही ईडी के द्वारा सहारा का जो मुख्यालय लखनऊ उसमें छापा किया गया था और उस समय से इसकी इंक्वायरी चल रही थी। और इंक्वायरी का आज के डेट में जो ईडी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो साफ साफ स्पष्ट उसमें दिया गया है कि ये जो सहारा ग्रुप है, सहारा ग्रुप के माध्यम से 1,74,000 करोड़ का बड़ा घपला है, बड़ा घपला। और इसमें कौन कौन दोषी हैं उसमें दर्शाया गया है। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं सर, तो हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का नाम दर्शाया गया है सिर्फ उतने ही कल्पित नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है हमको भी कुछ साजिश नजर आ रही है इसमें कि हो सकता है जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें कल्पित, उनको भी बनाना चाहिए, उनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा किनका नाम लग नहीं रहा किया है। जा रहा है? किनका किनका नाम है इसमें? देखिए, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, चूंकि हम लोग सहारा के ठगे हुए पीड़ित जमा करता है और जितना हमको अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं बात करूं तो जो सहारा इंडिया के जो चेयरमैन हुआ करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए, सुब्रत राय, उनके बाद यदि नाम आता था तो किसी का सबसे बड़ा नाम आता था ओपी श्रीवास्तव। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमको लग रहा है पूरे देश को पता है। ये ओपी श्रीवास्तव सहारा समूह के सेकेंड मैन थे, इसमें कहीं से इफ-बट नहीं है। और सहारा इंडिया में जो भी क्रियाकलाप होता था तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जानकारी ओपी श्रीवास्तव को नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है तो उसमें ओपी श्रीवास्तव का नाम कहां गुम हो गया वो पता नहीं। उन पे कल्पित बनाया जा रहा है सिर्फ स्वप्ना राय को,
उनके बेटे को, उनका बेटा तो ऑलरेडी देश को छोड़ करके भाग चुका है, भगोड़ा, और आज के डेट में भगोड़ा साबित खुद ईडी ने किया भी। तो सबसे बड़ा जो कल्पिट है ओपी श्रीवास्तव, तो ये मेरा ईडी से भी एक तरह से समझिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मेरा सवाल ये है। तो है कि ईडी ने शायद ओपी श्रीवास्तव का भी नाम दिया है, कैसे आप कह नहीं रहे हैं? नहीं, न्यूज हो रिपोर्ट पर मत सकता जाइए। है मेरे नॉलेज में नहीं हो, लेकिन नाम है तो अनिल अब्राहम का नाम है तो ओपी श्रीवास्तव का नाम कैसे नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से या न्यूज पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पेपर पर मत जाइए, ऐसा हो नहीं जी सकता है। मैं उसका आधार इसलिए बता रहा हूं, ऐसा इसलिए नहीं हो जी सकता है क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि सेकंड इन कमांड आफ्टर माने सहारा श्री के अलावा अगर कोई है तो उनकी पत्नी है, और दूसरा अगर कोई है तो ओपी श्रीवास्तव है। अब ओपी जी श्रीवास्तव, अगर ओपी श्रीवास्तव का नाम नहीं होगा और अनिल अब्राहम का नाम होगा, ये कैसे हो सकता है? अनिल अब्राहम तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं, जो कि सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमांतो रॉय के पीए हैं या सुशांतो के पीए हैं। वो तो उनके पोस्ट जो भी हो, लेकिन फंक्शनल जो उनका काम है वो उन दोनों बेटों के पीए के रूप में है अनिल अब्राहम का। तो अनिल अब्राहम का जब अगर नाम है इस घोटाले में तो ओपी श्रीवास्तव का कैसे नहीं हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, इसलिए तहकीकात करनी पड़ेगी। मेरा ये आर्गुमेंट है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अगर अनिल अब्राहम का नाम है तो ओपी श्रीवास्तव का नाम कैसे नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपके इस लाइव माध्यम से सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, ठीक है, कि ओपी श्रीवास्तव की इस जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ये नहीं चलेगी। देश के 65 करोड़ की जो आबादी इससे प्रभावित है, और कुछ चंद लोगों को बचाने का जो काम किया जा रहा है, और इसको बचाने में भी जैसा आपने कहा सर कि केंद्र सरकार, तो मैं ओपन, हम लोग आज नहीं बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि ओपन में हम लोग बोलते हैं कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है, कुछ हाथ है। यदि ऐसा नहीं रहता तो जो भी इसमें इतना बड़ा गमन हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उन लोगों के विरुद्ध कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उनकी संपत्तियों को, यानी सहारा संस्थान की जो संपत्ति है उसको जब्त होना चाहिए, लिक्विडेट करा करके। ये जो 13 करोड़ निवेशक हैं और 13 करोड़ के माध्यम से जो 65 करोड़ की जनता प्रभावित हुई है, उसके लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस तरह से व्यक्ति विशेष का जो है रक्षा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जांच से यही दिख रहा है कि कुछ व्यक्तिगत लोगों को जो है गुमनाम किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग अलग अलग मंचों से इसको उठाते रहेंगे। ये तो बड़ा अशोक जी, मैं थोड़ा काउंटर करता हूं मैंने, और इसलिए कहता जी हूं कि थोड़ा जी सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं। अब हम जी ये कहें कि अब वीरप्पन जो थे वो चंदन तस्कर थे। अब साहब वो चंदन तस्करी हो रही है, चंदन तस्करी किए जा रही है, तो जिसके जमाने में तस्करी हो रही है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं आप लोग। अब जब तस्कर को कोई दूसरी सरकार पकड़ रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो कह रहे कि नहीं मिली भगत से हो रही है। आपको मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अभी भाजपा गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अखिलेश जी की सरकार में आप बारे न्यारे किए, कांग्रेस की सरकार में आप बारे न्यारे किए, 10 से लेकर के 14 तक के 14 में मोदी जी आए हैं ना, उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू होती है। और फिर एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, और कोई जोड़ा ही नहीं, नाइक जी से रिकॉर्ड है। हाँ, कांग्रेस के कार्यकाल में जो है जो अरेस्ट हुआ है, जैसा क्वेश्चन बीजेपी का कार्यकाल में क्या कांग्रेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं नागेंद्र जी कि अभी जो सरकार ने कार्रवाई की है उसमें फिर आप लोग ये निकाल रहे हैं कि नहीं नहीं सरकार किसी को बचा रही है। अभी ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, ये नहीं किया? नागेंद्र जी बोलिए। हाँ जी सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों का मेरा प्रणाम। हाँ सर, अभी तो बचाने और फंसाने वाली बात तो है नहीं। ईडी एक देश की संवैधानिक संस्था है,
और ईडी बहुत सा जांच इस देश में, बहुत दूध का दूध और पानी का पानी किया है, और उनकी जांच के आधार पे बहुत लोगों को इस देश में सत्ता भी गंवाना पड़ा है, जेल भी जाना पड़ा है, पनिशमेंट भी हुआ है। और हाँ, अपने देश के रेगुलेटर का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो आखिर हमें देशभक्ति कहाँ से है। तो ईडी ने जो किया है वो प्रोविजनल चार्जशीट वो लोग फाइल किए हैं। अब उस चार्जशीट में क्या है नहीं है अभी तो हम लोग उसको डिटेल देखे नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से, जो अखबारों के माध्यम से जो छन के आया, उसमें यही आया जो हम लोग आरोप पहले लगाते थे कि पब्लिक का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा ने लूटा है, हड़प लिया है, जो भुगतान नहीं दे रहा है, जिसमें 1.74 लाख की बात की गई है। जबकि जहां हमको जहां तक मालूम है कि कलकत्ता में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव का हेडक्वार्टर है, और हमारा इंडिया का ही केवल जांच हुआ है, उसमें इतना आया है। तो बाकी अभी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का, सहारियन मल्टीपर्पज का, सहारा क्यू सोप का, सहारा गोल्ड का, दुनिया भर की जो कंपनी में जो पैसा लिए हैं, अगर सबका अगर इस तरह से जांच हो जाए तो ये जांच हम लोग जो 2.5 लाख करोड़ बोल रहे थे उससे भी ज्यादा होगा सर, उससे भी ज्यादा होगा। तो ये इतना आसान नहीं है। हमारे समझ से हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में, भारत की छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है आज तक। आपने सुना होगा, चाहे वो चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, 2G स्कैम हो, चाहे जो भी स्कैम हुआ अपने देश में, चाहे अन्य देशों में बहुत सा स्कैम हुआ है, उसमें सरकार का पैसा लूटा गया था, सरकार का पैसा लूटा गया था, जिससे कि डायरेक्ट वहां की जनता इफेक्टेड नहीं हुई थी। लेकिन सहारा का स्कैम ऐसा स्कैम है जिससे कि सीधे सीधे जनता ही इफेक्टेड हुई है। उसमें ठेला वाले, खोमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, थर्ड जनरल के लोग, किन्नर लोग, किसी भी समाज को छोड़ा नहीं गया है। चाहे इस देश की सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे साधारण क्लर्क हो, मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग के लोगों को सहारा ने लूटा। ये बहुत बड़ा स्कीम है, और मैं समझता हूं कि इसमें ईडी जो भी काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियों को इसमें जांच में लगाना पड़ेगा। और सबसे मेन मुद्दा की बात है कि जांच के साथ साथ इनके ऊपर कार्रवाई, और साथ ही साथ पैसा कैसे पब्लिक को वापस मिले बहुत आसान तरीके से, इस पर काम करना होगा सर। और उसके लिए अच्छा नागेंद्र जी, जो भी तरीका है, नागेंद्र जी एक मिनट रुकिए। नागेंद्र जी, जुलाई 2024 में मेरे ख्याल से जो पहली कार्रवाई हुई सरकार बनने के बाद, जो कपूरथला, जो उनका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, वहां कार्रवाई होती है, याद होगा अगर आपको। और जुलाई से सितंबर 2025 में, और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो टीम आई है ईडी की, वो टीम कोलकाता की टीम है, आपको मालूम होगा। तो इसका मतलब है कि वही टीम, उसी टीम के इन्वेस्टिगेशन का ये फाइनल चार्जशीट अभी आया है, जो प्रोविजनल चार्जशीट आप कह रहे हैं, उसी का ये प्रोविजनल चार्जशीट है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक किसी कंपनी का, जिसमें हमारा इंडिया की बात आप कह रहे हैं कि उसका सिर्फ ये चार्जशीट है, तो कम से कम 1,74,000 करोड़, ये छोटा मामला नहीं है। अगर 1,74,000 करोड़ भी हम मान लें, आप तो कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़, जो हो सकता है 2.5 लाख करोड़ के ऊपर भी हो, लेकिन 1,74,000 करोड़ का के स्कैम का तो जिक्र बजाप्ता सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने कर दिया। उसने तो कर दिया ना, सरकार के संज्ञान में आ गया कि भाई 1,74,000 करोड़ का स्कैम है, और वो चार्जशीट फाइल कर रही है। ईडी अगर चार्जशीट फाइल कर रही है तो ऐसे हवा में फाइल नहीं कर रही होगी, उनको जरूर एविडेंस मिला होगा। बिना एविडेंस के तो वो कोई फाइल नहीं करेगी। क्या संजय जी, मैं गलत कह रहा हूं? अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है, इसका मतलब है कि सरकार अब वो रास्ता, वो दरवाजा खोल दी है जहां से कि अब एग्रेसिव एक्शन इस ग्रुप के खिलाफ होना है। मतलब धरपकड़, गिरफ्तारियां, अटैचमेंट, ये मैसिव होगा। और फिर इन जो पैसे, जो जमीन है, संपत्ति है, उसको अटैच करके जो क्योंकि आपके ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है,
तो सरकार के संज्ञान में है कि भाई निवेशकों की संख्या इतनी है, उनके पास अमाउंट भी चला गया है 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ जो भी है पैसा, तो 1,74,000 करोड़ का स्कैम भी है। अब इनकी जितनी संपत्तियां हैं, उन सबको अटैच करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया चाहिए सरकार को, कानूनी रूप से सरकार बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम बहुत ही अटैकिंग है, और ईडी का चार्जशीट फाइल करना जो है, मैं समझता हूं कि निवेशकों के लिए खुशी की खबर है, राहत की खबर है। जी। अब सर थोड़ा सा इसमें आपको हम रोकेंगे सर, क्षमा कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र राजस्थान, बिहार और उड़ीसा के वह लोग हैं जो 2022 में काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए दिलेरी दिखाए और वो लोग एफआईआर दर्ज करवाए। क्योंकि उस समय एफआईआर दर्ज कराना थाना में इतना आसान नहीं होता था, और 3 राज्यों में जो एफआईआर हुआ था उसमें हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव को पार्टी बनाया गया था, और उसी के आधार पर ये सारा क्रेडिट उन्हीं 3 राज्यों के लोगों को जाता है जो लोग एफआईआर किए थे। उसी को आधार बना करके ईडी ने आगे बढ़ा, और उसके बाद धड़ाधड़ करीब 500 एफआईआर और उसमें इंक्लूड होता चला गया। तो उसको आधार बना करके किए, तो ये हमारा इंडिया का ये जांच में इतना निकला। हमारा इंडिया चूंकि बंगाल की कंपनी थी, और थोड़ा सा मुझे एक चीज प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग रहा है कि जिस राज्य में भाजपा शासित सरकार नहीं थी वो है वेस्ट बंगाल, तो वहां की ईडी ने तो इतना बड़ा कार्रवाई कर दिया। लेकिन यही कार्रवाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारे मोदी जी की सरकार अगर वहां से चाहते तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी निकल जाता। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए थे, 2021 में भी हमने, आपको पहले भी हम दिए थे कि हमने सीबीआई को, ईडी को कई जगह हम लोगों ने करीब 2000 आदमी का सिग्नेचर करा करके हम लोगों ने भेजा था कार्रवाई करने को, और कई जगह से मुझे जवाब भी आया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाया था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक राज्य का ईडी बढ़ा तो 1,74,000 करोड़ आया। अगर आपको जाकर के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश से, अगर उत्तर प्रदेश के लोग भी कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि 1 लाख करोड़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में निकल जाए। अगर तेलंगाना से अगर आता तो वहां से कंपनी है आपका स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसका निकल जाता। आपका मध्य प्रदेश से जैसे आपका है क्या नाम है, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, उसमें तो और ज्यादा घपला हुआ है, उसमें तो ज्वाइनिंग पॉइंट को लेकर के बहुत घपला इन लोगों ने किया है। अगर वहां बढ़ते तो हो सकता है 1 लाख करोड़ रुपया वहां से निकल जाता। उसके बाद में इन लोगों ने और भी, जैसे सहारा कॉमर्शियल, जिसका क्यू शॉप, ये सब का भी अगर निकाला जाए तो सर आप सोच सकते हैं एक घपला 5-7 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। और सबसे मजे की बात, इन लोगों ने जो स्कैम किया है सर, ये बहुत प्लानिंग के तहत किया है, बहुत प्लानिंग के तहत। अभी हम जो देख रहे हैं, अभी मैं दिन रात उसी पर काम कर रहा हूं, जितना इसके अंदर घुस रहे हैं सर उतना दलदल हमको मिलते जा रहा है। 2013 में सहारा के जितने भी डायरेक्टर थे, उन अधिकांश डायरेक्टरों के नाम पे 20-20 कंपनी, सेल कंपनियां बनाया गया है। आश्चर्य होगा, आज नीरज पाल जो सहारा इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के डायरेक्टर थे, उनका बेल रिजेक्ट हुआ हाई कोर्ट से। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही था जो हम लोगों ने एविडेंस दिया कि उनके नाम पे भी 20 कंपनी, 1-1 लाख की सेल कंपनी, देखने से ही लगता है, जिससे मोदी जी कहते थे कि सेल कंपनी नहीं चलने देंगे, लेकिन इनका बोली और कथनी और करने में अंतर बहुत ज्यादा आया। ये सभी डायरेक्टर के नाम पे 20-20 कंपनी ये लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे 2013-14 में ही, और उन कंपनियों में ही सहारा की अधिकांश प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री हुई है। इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, सीआईडी को पूरा एविडेंस दे रहे हैं, तब जाकर के सीआईडी में भी हम लोग यहाँ जमीन स्कैम का एक एफआईआर दर्ज कराने में सफलता पाए। उसके लिए काफी एविडेंस देना पड़ा, 2 महीना लगा हमको एफआईआर करवाने में। तो उसमें क्या किए हैं कि इन लोगों ने सारे डायरेक्टर्स के नाम पे 20-20 कंपनी, चूंकि एक दिन नंबर से 20 कंपनी अलॉट होता है, 20-20 कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दिए, और उसी कंपनी में जो जमाकर्ता का जो पैसा जा रहा था, उस पैसे से जमीन की खरीदारी हुई, और मौका देख करके उन जमीनों को औने पौने दाम में बेच करके वो पैसा से इन लोग अपना निजी संपत्ति बनाए हैं। जितने भी सहारा के बड़े बड़े टॉप डायरेक्टर हैं
आज ये लोग क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं, क्यों भागे भागे चल रहे हैं? इसका मुख्य कारण यही है कि इन लोग उस पैसे से निजी संपत्ति बनाए और उस पैसे को देश विदेश में ट्रांसफर भी किए। आपको लगता है कि इस जन्म में सुशांतो राय और सुमांतो राय इंडिया वापस आ पाएंगे? अपने बाप की मुखाग्नि देने के लिए इन लोग इसीलिए नहीं आए थे। और मैडम सपना राय का एज तो बहुत ज्यादा हो गया, अब उनको आप अरेस्ट करके होम अरेस्ट करके कीजिएगा, उनको तो मर्सी ग्राउंड में उनको छूट मिल जाएगा। लेकिन इनके जो दोनों कुपुत्र हैं उसको लाना चाहिए, लेकिन मैक्सिडोनिया से आपका संधि नहीं है, आप उनको इतना आसानी से नहीं ला सकते। ये स्कीम 1-2 साल 3 साल का प्लानिंग किया हुआ नहीं है सर, ये 2013 का प्लानिंग है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है और आने वाला टाइम में देखिएगा इसका असर और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत प्लानिंग के तहत हुआ है। अब बताइए ना, 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपका भोपाल में विधायक जी 990 करोड़ में खरीद लिए, उसमें जितना भी आपका जमीन का डीड है आप उसको छानबीन करके देखिए, तो कोई चलक्का इंडिया के नाम से है, तो कोई चर्बी इंडिया के नाम से है, तो कोई चिरायु के नाम से है, और ये सब सहारा की सिस्टर कंपनी है। इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, ये तो हम लोग हैं कि इतना शासन को सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने पूरा स्कीम किया। आप बताइए 1000 करोड़ रुपए का आप इमेजिन कीजिए, 1000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी क्या 90 करोड़ में बिक सकता है? नहीं बिक सकता है। तो 90 करोड़ रुपया तो ये हाथी का दांत होगा, बाकी दिखावे के लिए जो पैसा लिया गया है वो कहीं और होगा। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को तो मजाक बना के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो कंपनी 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट रखा हुआ है डीड वहां सेबी में, उन प्रॉपर्टियों को अगर बेचना होगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना होगा, और वो जमीन का जो बिक्री राशि आएगा वो सीधे सहारा सेबी के खाते में जाएगा। आज मेरे पास में कई आरटीआई पड़े हुए हैं जो प्रॉपर्टी बिका और उसका पैसा डीड हम लोगों के हाथ में है, हम लोग देख रहे हैं कि जमीन बिका हुआ है, लेकिन उसका पैसा सेबी के खाते में नहीं गया, जबकि उसका डीड सेबी में जमा है। इसका स्कीम में जितना हाथ डालिएगा सर उतना अंदर तक घुसते चले जाइएगा। इन लोग संजय, हाँ एक सेकेंड, संजय जी को लीजिए जरा सा लाइन पे। हाँ हाँ राघेंद्र जी, दोनों सवाल आपसे भी है और संजय जी से भी है, दोनों में से कोई जवाब दे देंगे। संजय जी को लीजिए लाइन पे। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। नागेंद्र जी, सिर्फ सहारा श्री की पत्नी, उनके 2 बच्चे, ओपी श्रीवास्तव या और जो लोग हैं वो ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा कंसोर्टियम है जो ऊपर के प्रबंधक है, वो सब मिलकर के एक बहुत बड़ा गैंग है जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और अब तो उनकी कोई मंशा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अब कहीं से भी हम निवेशक का पैसा दे नहीं पाएंगे, मतलब हम जमीन को औने पौने दाम में बेचो, भगाओ और जो पैसा है उस पर कब्जा करो और निकल जाओ। अब तो ये रणनीति चल रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो खाली यही लोग नहीं है, 4-5 लोग ऊपर के नहीं हैं, एक बड़ा गैंग है, एक पूरा ग्रुप है देश भर में जो ये मिल करके इस खेल को कर रहा है। सर आपका जो संदेह है ना वो बिल्कुल सही है, और उसमें 2-3 लाइन हम और ऐड कर देते हैं। एक बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत में ये सारा काम किया गया है। अभी सहारा के एक बहुत बड़े डायरेक्टर, चूंकि अभी मुझे प्रशासन से नाम लेना किसी का मना किया गया इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, उनके द्वारा जो सहारा के सबसे चर्चित चेहरे हैं उनके द्वारा झारखंड प्रशासन को एक पत्र भेजा गया है। आप मेरी बात पर सब गौर कीजिएगा, पत्र भेजा गया है और उसमें साफ लिखा गया, चूंकि उनको हम लोग जमीन केस में एक्यूज बनाए हैं यहाँ, तो उन्होंने लिखा है कि जमीन की खरीद बिक्री जो भी हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा नाम उससे हटा दिया जाए। जमीन की खरीद बिक्री सुब्रत राय, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे और उनके भाई, यही लोग किया करते थे और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये ऐसा वो लिखित में लेटर भेजे हैं। अब आप सोचिए, प्लानिंग का हिस्सा सुब्रत राय मर गए, सुब्रत राय की पत्नी एज लगभग 80 साल के ऊपर है, उनको आप जेल में डाल नहीं सकते हैं, उनका मेंटल स्थिति भी पता नहीं कैसा होगा, हमको नहीं मालूम है। उनके दोनों सुपुत्र को विदेश से आप ला नहीं सकते हैं,
और जयव्रत राय जो सुब्रत राय के भाई थे, वो भी बीमारी का बहाना बना के देश से बाहर चले गए। मतलब साफ तौर पर है कि जो भी हुआ उनके परिवार के ही लोग किए, और हम लोग बहुत पाक साफ हैं। पूरा षड्यंत्र केवल उन परिवारों को फंसाने के लिए ही किया गया है, और इस स्थिति में ला दिया गया है कि उनके बच्चे विदेश से यहाँ आएंगे नहीं, मैडम सपना राय का जिंदगी बहुत दिन रहा नहीं, और हम लोग पाक साफ बच जाए। लेकिन वो तो अपना काम कर दिए, वो पत्र लिख दिए, चाहे जो भी किए, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ इतना एविडेंस जुटा रहे हैं कि उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। वो आने वाला टाइम में आप लोग बहुत जल्द देखिएगा, एक पर एक धमाका होते हुए जाएगा। तो ये बहुत बड़ा साजिश किया गया था, आज से नहीं और बहुत दिन से। और जो कुछ लोग संदेह व्यक्त करते हैं कि सुब्रत राय सहारा श्री को जानबूझ करके उस अवस्था में पहुंचा दिया गया जहां वह मृत्यु को प्राप्त कर जाए, ये संदेह कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सही है। उनको इस अवस्था में पहुंचा दिया गया। उनके दोनों सुपुत्र जो नशेड़ी गंजड़ी है ना, क्या चेहरा देख के तो वही लगता है, सबको विदेश पहुंचा दिया गया, और उन लोगों के ऊपर इतना केस लदवा दिया गया कि वो देश अब वापस ही नहीं आ सकते हैं। जयव्रत राय अभी मृत्यु लोक में पहुंचने ही वाले हैं, उनका दोनों किडनी खत्म है, और मैडम सपना राय का दिमागी हालत अब क्या है हमको पता नहीं है। तो ये सब जानबूझ के एक फोकस तैयार किया गया कि इसको इस तरह से कर दिया जाए, जैसे पुरानी फिल्मों में लोग देखते थे ना कि किसी राजा महाराजा की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसके इर्द गिर्द जो रहते थे लोग, ये कैसे कर देते थे। हमको लग रहा सेम तमाशा इस सहारा में भी हुआ है। संजय जी, क्या ये बात सही है जो नागेंद्र जी कह रहे हैं, उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं, यही हुआ है? तो वो लोग क्या बच जाएंगे? वो लोग क्या बच जाएंगे संजय जी? आपका नेट लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो क्या, तो देखिए, जो सरकार, इस देश की एजेंसियों पर ही हम लोगों को भरोसा है। ऐसा नहीं है कि अपने देश की तमाम एजेंसियां बिकी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें हैं, चाहे सीआईडी में है, ईडी में है, सीबीआई में है। आप देखे होंगे इस देश का बहुत बड़ा बड़ा स्कीम, भले ही समय लगा है, लेकिन परत दर परत खोलने में वो लोग सफल हुए हैं। चाहे आपका 2G स्कीम का हुआ होगा, आपका जाकर के जो क्या नाम था, शेयर घोटाला वाला जो था, उनका क्या नाम, हर्षद मेहता वाला कांड, उसके बाद में आपका जो स्टाम्प वाला था, तेलगी कांड, सब में आपने देखा कि परत बाई परत सब कुछ खुल गया था, लेकिन समय लगा था। इसमें भी खुलेगा, इसमें खुलेगा, लेकिन बहुत सा हम जैसे लोगों को जान देने को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये लोग हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है। जितना हम लोग गहराई में जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आज आपके ऊपर हम लोग कह रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का जान हम लोगों का जाएगा, क्योंकि ये लोग हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है, और बहुत लोगों को जेल भी जाना होगा, क्योंकि इनके पास तो षड्यंत्र करने के लिए बहुत सारे चीज हैं। अरे मेरे को, हमने जब इतना आगे बढ़ाया तो बहुत सारी धमकियां मुझे आता है, आपको सोशल मीडिया पर मेरे नाम से गाली गलौज भरा पड़ा हुआ रहता है। मेरे नाम से मेरे कंपनी में, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, वहां हमको लोग नौकरी खाने पर लग गया कि 30 करोड़ रुपया घपला का मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया, उनका सॉफ्टवेयर हैक करने का चार्ज लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, और अगर आप सही हैं तो अपने आप आरोप को सिद्ध कीजिएगा, कि उल्टा आप मेरे ऊपर पलटवार कीजिएगा कि हम ही गलत हैं। आप मेरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप गलत हैं। अच्छा, तो ही नहीं लोग इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं। क्या है नागेंद्र जी, ईडी ने जो एक्शन किया है उस पर तो भरोसा है ना कि हाँ ये मामला सही दिशा में चल रहा है? बिल्कुल भरोसा है, बहुत अच्छा काम किया ईडी ने। उसमें जो कमी बेसी है उसके पर बहुत कुछ आपको और बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन ईडी एक रास्ता तो दे ही दिया। 1.74 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है सर, ये बहुत बड़ा होता है। हमको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश के लिए 1 साल का बजट होगा। ये कितना का बजट होता है साल का? 1,74,000 करोड़ का जो घोटाला है, इसके बारे में अगर ईडी पुष्टि कर रहा है चार्जशीट के माध्यम से, तो बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और इसमें और अभी देखिएगा, जितना जांच गहराई से होगा, ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ेगा। ये अमाउंट आपका 5-6 लाख करोड़ रुपया पार कर जाएगा सर। ये तो हुआ इधर का मामला। सबसे बड़ा मामला अभी इनका जमीन स्कीम है। अभी हमने इनका पकड़ा है, 71 प्रॉपर्टी जो सेबी में जो इनका जमा था, उसमें इन लोग बहुत सा प्रॉपर्टी को सेल कर दिए। उसमें कई तरह का स्कीम हुआ। पहला स्कीम हुआ कि डीड आपका जमा है सेबी में, तो आपने जमीन कैसे बेच दिया।
जमीन बेच भी दिया तो उसका पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जिसका आदेश की कॉपी मेरे पास में भी है, उस आदेश के अनुसार सहारा से भी पूरे अकाउंट में क्यों नहीं डाला। तीसरा नंबर, बाजार भाव से काफी नीचे जाकर के जमीन कैसे बेच दिया। चौथा नंबर, बिक्री किया गया राशि पैसा कहां गया, ये सारा चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा। तो ये तो मान लीजिए कि 71 प्रॉपर्टी में हम 10 प्रॉपर्टी ऐसा पकड़े जो कि इनका उस तरह का कांड है, लेकिन 71 प्रॉपर्टी के अलावा भी करीब 11-12 प्रॉपर्टी का लिस्ट मुझे हाथ लगा जो 71 प्रॉपर्टी में नहीं था। उसका चूंकि 20,000 करोड़ रुपया का ही कागजात जमा करना था तो उतना ही ये लोग किए थे। उसके अलावा बहुत सारा जमीन ये लोग बेचे हैं जो सहारा के निवेशकों से खरीदा गया पैसा से था, जिसका कहीं कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमको अब मिलना शुरू किया, देश के लोग बहुत मदद कर रहे हैं और उसको हम लोग ले करके अपने सीआईडी को और बाकी जगह हम लोग भेज रहे हैं, जिसका कि उसका जांच किया जाए और उसका पैसा कहां गया उसको भी जांचने का बहुत जरूरत है। मजाक बना कर रख दिया इन लोगों ने देश के संविधान को। ठीक है, तो चलिए नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम ईडी जगी और ईडी ने एक्शन किया, 1,74,000 करोड़ के स्कैम की चार्जशीट दायर कर दी है। और निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है कि सरकार को अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही सहारा की सारी संपत्तियां अटैच होंगी और उसको फिर बेच करके सीधी सी बात है सर, हम आपके लाइव के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जांच, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, बाकी चीज चलता रहेगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। देश के निवेशक पाई पाई के लिए मर रहे हैं, किन्हीं की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किन्हीं का दवा के बिना इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए सोचे। और ये काम बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। सहारा सेबी के खाते में आज भी 20-22 हजार करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, प्लस सहारा ने खुद ही लिख के दिया है कि एमबी वैली में 62,500 करोड़ रुपया लगा हुआ है और 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी में जमा है। ये 20,000 करोड़ रुपया सेबी वाला प्लस एमबी वैली और कुछ संपत्तियों को टेक ओवर करके सरकार उसको नीलाम करके इमीडिएट 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करे। और ये बहुत आसान है, सरकार जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा इनको परमिशन टेक ओवर का मिल जाएगा। क्योंकि हम जा रहे हैं तो 1 साल से हमारी केस की सुनवाई नहीं हो रही और जो पैसा पोर्टल पे क्लेम है उसका पेमेंट ये लोग इमीडिएट करा दें, चाहे जिसके भाग्य में जितना आएगा उसको तुरंत पेमेंट करा दें और उसके बाद जांच पड़ताल करके जो भी फिर जब्ती आएगा उसके बाद में बाकी पैसा लोगों को देते रहें। इस 1 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट इमीडिएट होना चाहिए। नहीं नागेंद्र जी, सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है, अन्यथा ईडी का नहीं, देखिए सरकार उस दिशा में अगर बढ़ती, सर अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। अभी पिनाक मोहंती जी का केस में सरकार ने जो आईए लगाया, उस आईए में इसको मेंशन करना चाहिए था कि जो 20,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ उन निवेशकों का ये जो डिवेंचर के थ्रू इसमें कन्वर्जन करा के आ गए, प्लस 62,500 करोड़ रुपए और कुछ प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए ताकि बेच करके सब देश के लोगों को जो 1 लाख करोड़ रुपया आया हुआ है क्लेम, इसको हम भुगतान कर दें। अगर उन लोग इस प्रकार का आईए लगाते तो आप पिछला बार देखे होंगे कि 5,000 करोड़ रुपए के लोग गए थे तो 10 दिन में इनको 5,000 करोड़ रुपया मिल गया, तुरंत स्पेशल सुनवाई हुआ। अगर ये लोग इस प्रकार का आईए लगाते तो ये भी 10 दिन में इनको मिल जाता परमिशन और 15 दिन 20 दिन में सबका पैसा मिल जाता। अगर ये सरकार काम करे तो। नहीं, आप एक बात बताइए, सरकार अपने हिसाब से चलती है। देखिए यही सरकार, आपको झारखंड की सरकार, आपको याद होगा नागेंद्र जी, झारखंड की सरकार ने आपसे कमिट किया था कि आप हमें लिस्ट दीजिए कितने लोगों की मौत हुई है, हम कंपनसेशन देंगे। दिया क्या एक भी पैसा? चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है सर। देखिए उसका भी लीगल मैटर जो गया उसमें था कि यार डायरेक्ट सरकार नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक इंक्वायरी कमीशन बनवाइए, इंक्वायरी कमीशन में उसको डालिए और तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप आईए भी लगा सकते हो और उससे तभी मुआवजा ही दे सकते हो और तभी जमीन का अटैचमेंट भी कर सकते हैं। इस बार विधानसभा से वो पास हो चुका है। चूंकि आप भी इसी देश के वासी, आपको ही मालूम है कि सरकारी विभाग से काम करना और करवाना कितना कठिन होता है, आप भी जानते हैं। क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। आप झारखंड के ब्लेम करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बचा सकते हैं।
ये पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वही कह रहा हूँ कि उसको करना चाहिए ना। झारखंड सरकार तो इतना किया कि कम से कम, सर एक्शन हुआ कैसा नहीं? 2 डायरेक्टर, अभी एक जोनल मैनेजर, एक डायरेक्टर के यहाँ गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने की तैयारी चल रही है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का तैयारी चल रहा है, दूसरे राज्य में जो जमीन बिका है उसका अटैचमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे FIR और उस पर काम होना शुरू हुआ है। काम कैसे नहीं हो रहा? बहुत काम हो रहा है। अब एक चीज को आप पकड़ के रखे कि मुआवजा क्यों नहीं मिला है, तो मुआवजा भी मिलेगा, उसका जो प्रक्रिया में है वो डाला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकारी प्रक्रिया होती है उसमें कई बार थोड़ा विलंब तो होता है। रास्ता निकाल रही होगी सरकार निश्चित रूप से। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार को आप एकदम ब्लैटेंटली ये कह दें कि सरकार गबन करना चाह रही है, नहीं गबन करना चाह रही है। अभी सर ये ईडी का रिपोर्ट आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एकदम रास्ता खुल चुका है। 1,74,000 करोड़ का, सुनिए, 1,74,000 करोड़ का ईडी ने चार्जशीट किया है। ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और ईडी ने अगर चार्जशीट किया है तो सरकार के नोटिस में होगा और ये सहकारिता मंत्रालय के पास भी आएगा और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आएगा। तो अगर ये एक बड़ी कार्रवाई है, इसको मान के चलिए कि सारे कानूनी पेपर, कागजात, लूप होल सबको कंगाल करके सरकार एक्शन करेगी, निश्चिंत रहिए। 5,000 करोड़ का भगवान करे कि हो, लोगों को पैसा मिले जल्द से जल्द, हम लोग भी यही कामना करेंगे। होना है, निवेशकों को निराश नहीं होना है। निवेशकों के साथ जो प्रपंच हुआ है, जो छल हुआ है, जो धोखा हुआ है, और खास तौर से उन एजेंटों के साथ जो पूरी तरह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई। मैं जानता हूं, मैं सैकड़ों एजेंटों को जानता हूं जिनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, रोज मुझे फोन करते रहते हैं, SMS करते हैं। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। ये एक्शन अगर हुआ है, चार्जशीट फाइल हुआ है, तो सरकार प्रॉपर्टी अटैच करेगी, उसकी नीलामी होगी, पैसे आएंगे तो जरूर निवेशकों को मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये भी सफलता धीरे धीरे मिल ही रही है, लड़ाई का ही तो सफलता है ये। सब लोग कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं, तब तो ये मामला बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।